नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने अब तक पढ़ी थी व्यंजन संधि के अंतर्गत संधियों के प्रकार और संधि की परिभाषा। संधियों के प्रकार में हमने अब तक सारी संधियों के बारे में जान लिया था कि कौन कौन सी संधि होती है और कैसे कैसे उसमें परिवर्तन होता है, और उसके प्रकार उन संधियों में कौन कौन सी संधियों में तीन तीन प्रकार से परिवर्तन होता है। तो हमने जो तीन संधियां जो हमारे कोर्स में दे रखी हैं वो थी परसवर्ण थी, अनुस्वार थी और जसत्व थी। तो परसवर्ण में तीन प्रकार से परिवर्तन होता है और जसत्व में तीन प्रकार से परिवर्तन होता है, और ये अनुस्वार संधि जो होती है इसमें केवल एक प्रकार से परिवर्तन होता है। होता तो दूसरे प्रकार से भी है, लेकिन वहाँ पर पदांत नहीं होता है, अपदांत होता है। अपदांत यानी कि अब देखिए यहाँ पदांत में परिवर्तन होता है, यानी कि पद के अंत में। तो पद के अंत में पदांत परिवर्तन के कारण ही इसे अनुस्वार संधि कहते हैं, पद के अंत में। तो इसका जो हमने सूत्र पढ़ा है अनुस्वार संधि का, वो है मो अनुस्वार। मो अनुस्वार, तो मो अनुस्वार का मतलब होता है माँ का अनुस्वार। सीधी सी बात है, मांत को अनुस्वार हो जाता है, माँ से अंत होने वाले वर्ण के स्थान पर उसका अनुस्वार हो जाता है। तो देखिए कैसे होता है मांत को अनुस्वार, कि जब पूर्व पद के अंत में मकार आए, यानी कि पूर्व पद, हमने पूर्व पद और उत्तर पद आपको बहुत अच्छे से समझा दिए थे कि प्लस से पहले वाला पूर्व और प्लस के बाद वाला उत्तर पद। तो ये दोनों पदों में जो इसमें बताया गया है कि जब पूर्व पद के अंत में क्या आए, मकार आए, यानी कि हलंत माँ आए, और उसके बाद कोई भी हल वर्ण आए, व्यंजन वर्ण आए, तो वहाँ पर मकार के स्थान पर यानी कि माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है। उसे हम अनुस्वार संधि कहते हैं। तो देखिए मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि जब आप इसको देख लेना, जो अनुस्वार संधि है वो पदांत माँ, यानी कि पद के अंत में माँ है और उसके स्थान पर क्या हो रहा है, अनुस्वार, लेकिन प्लस में क्या आ रहा है, व्यंजन वर्ण। इसको हम दूसरे तरीके से समझें, यदि पदांत माँ आए और उसके बाद यदि क्या आ जाए, स्वर वर्ण आ जाए, तो यहाँ ये अनुस्वार नहीं आएगा। ये माँ जो होगा ना, हलंत माँ, उसमें उस शब्द की मात्रा स्वर वर्ण जो है वो इसमें जुड़ जाता है। यानी कि जैसे ये हलंत माँ है और इधर ई की मात्रा है तो मी हो जाएगा। कोई भी स्वर वर्ण इधर आएगा तो स्वर वर्ण में ये आपस में ऐड हो जाता है, अनुस्वार नहीं होता है। केवल ये अनुस्वार जो होता है हल वर्ण बाद में होने पर ही अनुस्वार होता है। तो दोबारा से देखिए एक बार, अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वार, यानी कि मांत को अनुस्वार, पद के अंत में यदि मकार आए और उसके बाद यदि कोई हल यानी कि कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण देखिए, हरिम बंदे। तो देखिए यहाँ हरिम बंदे में आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि हरिम के ऊपर ये क्या है, ये जो बिंदी का जो निशान दिखाई दे रहा है ये अनुस्वार का चिन्ह होता है। अब देखिए यहाँ पूरा पद एक है, हरिम बंदे, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं तो भी ये सही माना जाएगा, हरिम बंदे। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जो अनुस्वार जो दे रखा है उस अनुस्वार के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माँ बना देंगे और बंदे को ज्यों का त्यों लिख देंगे। बहुत सिंपल संधि है, एक बार समझ में आने के बाद दोबारा कभी नहीं भूलते हैं। सत्यम बद, सत्यम बद में भी देखिए सत्यम शब्द है और ये बाद में दे रखा है वध, तो सत्यम या के ऊपर लगा हुआ है, जो चिन्ह जो लगा हुआ है वो अनुस्वार का ही चिन्ह है। इस अनुस्वार के चिन्ह के स्थान पर हमने यहाँ किसको किस में बदल दिया, इस अनुस्वार को माँ में बदल दिया, और यहाँ जब हमने इन दोनों को मिलाया तो इस माँ को किस में बदल दिया, अनुस्वार में बदल दिया। बस सिंपल सी बात है कि जब अनुस्वार किस पर हो, पूर्ण पद में हो, और जब दोनों पद अलग अलग हों तो अनुस्वार का क्या बना देते हैं, माँ बना देते हैं। बस कुछ भी नहीं है, माँ को अनुस्वार में बदलो और अनुस्वार को माँ में बदलो, तो मो अनुस्वार यानी कि माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ये हमारी परिभाषा है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
यहाँ से जो अगली संधि होगी पर सवर्ण, ये बहुत कंफ्यूज करने वाली होती है। इसीलिए मैंने पहले आपको ये अनुस्वार संधि कराने का सबसे बड़ा मतलब यही था कि अनुस्वार संधि हमें पहले समझ में आनी चाहिए कि माँ के स्थान पर ही अनुस्वार होगा। किसके स्थान पर? केवल माँ के स्थान पर अनुस्वार होगा। अदर किसी वर्ण के स्थान पर अनुस्वार यहाँ नहीं होता, उसे अनुस्वार संधि कहते हैं। लेकिन जो हम अगली पर सवर्ण संधि पढ़ेंगे उसमें कई वर्ण आएंगे और उसमें कहीं ना होगा, कहीं का का ना होगा, कहीं चा का ना होगा, यानी कि उसी वर्ग का 5वां वर्ण हमें करना पड़ता है। वहाँ भी अनुस्वार वाले भी आते हैं और बिना अनुस्वार वाले भी आते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका तीसरा उदाहरण पढ़ेंगे, त्वम पठसी। त्वम पठसी, त्वम के ऊपर लगा हुआ है अनुस्वार, तो हमें इस अनुस्वार को संधि विच्छेद करते समय अनुस्वार को माँ में परिवर्तित कर देना है। तो देखिए त्वम प्लस पठसी, और जब हम इन दोनों को मिला करके लिखेंगे तो हमारा रूप बनेगा त्वम पठसी। त्वम पठसी, इस प्रकार से हमें इसको लिख देना है। अगला है अहम धावामी। अहम धावामी में देखिए अहम प्लस धावामी, अनुस्वार को किस में बदल दिया? माँ में बदल दिया। त्वम पठसी में हमने ये दोबारा लिख दिया है गलती से। तो यहाँ देखिए, यहाँ और भी कुछ लिख सकते हैं, त्वम लिखसी भी लिख सकते हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ ये देखिए लिखसी, सी क्यों आ रहा है? क्योंकि जो त्वम है ये मध्यम पुरुष का है। जिस पुरुष और वचन का जो कर्ता होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है, इसीलिए हमने यहाँ सी लगाया है। ये जो सी लग रहा है ना, ये इसी कारण से लग रहा है कि हमारा जो कर्ता है ना त्वम जो है वो मध्यम पुरुष का है, और लिखसी ये भी सी जो हमने लगाया ये भी मध्यम पुरुष एक वचन का है कि त्वम के साथ में सी जुड़ता है लट लकार के अंतर्गत, तो इसलिए हमने लगाया सी। तो त्वम लिखसी, कोई भी धातु रूप ले सकते हो और उसमें आप लिख सकते हो त्वम लिखसी। तो देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ हलंत, यहाँ जो अनुस्वार था उसको हमने मकार में बदल दिया और बाद वाला शब्द लिखसी ज्यों का त्यों लिख दिया। तो ये हमारी यहाँ तक जो अनुस्वार संधि हो जाती है। अनुस्वार संधि के बाद में हम अगली संधि जो करेंगे वो जसत्व संधि करेंगे। अब देखिए अगली है हमारी जसत्व संधि। तो अनुस्वार संधि के बाद हमारी चलती है जसत्व संधि। जसत्व संधि में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार से परिवर्तन होता है, 3 सूत्र होते हैं। तो हम पहले जसत्व संधि का पहला सूत्र पढ़ेंगे, वो है हमारा झलाम जशो अंते। तो हमें पहले सूत्र की व्याख्या अच्छे से आनी चाहिए कि झलाम जशो अंते ये क्या है। आप लोगों को देखिए ये एक तरह से इसको ट्रिक ही मान के चलो, जब आपको माहेश्वर सूत्र याद हैं, प्रत्याहार आते हैं बनाने, तो आपको ये सूत्र बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जब सूत्र समझ में आ गया तो संधि बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए झलाम जशो अंते, झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि आ यानी कि कोई भी स्वर वर्ण आए, अंते माने कि उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो झल वर्णों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। तो इसकी हमें सूत्र की जो व्याख्या है वो देख लीजिए। जब पूर्व पद के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण आए और उसके पश्चात कोई भी स्वर वर्ण आए तो झल वर्णों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। अब आप कहोगे कुछ बच्चों को तो ना तो प्रत्याहार ही पता है ना माहेश्वर सूत्रों का पता है। तो देखिए जो झल वर्ण हैं, झल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो देख लीजिए कौन कौन से आते हैं। वर्णमाला सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आती होगी। वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ण होते हैं। वर्ग का मतलब होता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इस प्रकार से ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। उन 5 वर्गों के प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण यानी कि का, खा, गा और घा, इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे और चौथे वर्ण आएंगे और उसका तथा सा और हा, यानी कि 5वां वर्ण छोड़ दिया और यावा राला छोड़ दिया। व्यंजन वर्णों में हमने प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नहीं गिना और अंतस्थ व्यंजन नहीं गिने, बस
उसके अलावा के सारे व्यंजन वर्ण आते हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और सा 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 हा। इनमें से कोई सा भी वर्ण आए और इनके पश्चात कोई भी स्वर वर्ण आए तो इन वर्णों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। देखिए जस प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो क्या होते हैं? जस, जब, गढ़, दस। हमने पढ़ा था माहेश्वर सूत्रों में जब, गढ़, दस। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, जसत्व संधि का मतलब ही तीसरा वर्ण होता है। देखिए जिस नाम से ही हमें पता चलना चाहिए, संधि की परिभाषा आनी चाहिए कि जसत्व का मतलब क्या होता है कि जसत्व, जस आदेश, यानी कि जस जो संधि है उसमें तीसरा वर्ण होना अनिवार्य है। तीसरा वर्ण जब, गढ़, द, यानी कि ये तीसरा वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, वो होना अनिवार्य, यही जसत्व संधि की परिभाषा है। तो हमें पता चला झल प्रत्याहार के वर्ण तो ये हो गए, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और सा 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 हा, और जस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। तो अब हम परिभाषा को अच्छे से समझ सकते हैं कि जब पूर्व पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और सा हा, इनमें से कोई सा भी वर्ण आए और उसके पश्चात कोई भी स्वर वर्ण आए तो उन झल वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग का होगा। देख लीजिए, ध्यान रखना कि उसी वर्ग का, यदि क वर्ग का है तो क वर्ग का ही तीसरा वर्ण होगा, तो वहाँ होगी हमारी जसत्व संधि। इस संधि को समझने के लिए हमें एक छोटी सी चीज़ पर ध्यान देना होगा। तो देखिए, का को हम बदल देंगे गा में, चा को हम बदल देंगे जा में, और टा को हम बदल देंगे डा में, और उसके बाद बचा हमारा ता को हम बदल देंगे दा में, और पा को बदल देंगे हम वा में। इस प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए कि जसत्व संधि में किसको किस में बदला जाता है। ये सभी हलंत वर्ण होते हैं क्योंकि व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं, वो स्वरों की सहायता से ही कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारा का गा में, चा जा में, टा डा में, ता दा में और पा वा में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से ये जो जसत्व संधि है हमारी इस प्रकार से होती है। तो हमने पहला उदाहरण इसमें पढ़ा जगदीश, पहले भी समझा दिया था। जगदीश, जगत प्लस ईश, सार्थक शब्दों का ही इसमें संधि विच्छेद होता है। जगत संसार का स्वामी। तो ये जो ता है वो झल प्रत्याहार का ही वर्ण है। देखो इसमें साफ लिख रहा है पहला, दूसरा, तो यहाँ आ गया पहला वर्ण। पहला वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ता के स्थान पर क्या होना चाहिए? दा। तो वो हमने ता के स्थान पर दा बना दिया और हमारी बन गई जगदीश संधि। अगला है हमारा वागीश। वागीश में देखिए, वागीश पहले तो ये पहचानो कि इसमें गा आ रहा है। जो संधि युक्त पद होगा उसमें जब, गढ़, दस जसत्व ही होगा। संधि युक्त बनाते समय, संधि विच्छेद करते समय हमें उसके स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण करना होता है। तो देखिए वागीश, तो गा के स्थान पर हमने बना दिया बाक। बाक माने होती है वाणी, ईश माने देवता, वाणी की देवी यानी कि वाणी के देवता। तो वागीश, तो इसमें का को हमने किस में परिवर्तित कर दिया? गा में। का को किस में बदला? गा में। तो ये हमारी यहाँ हो गई वागीश। अगली संधि है हमारी इसका अजंत। यहाँ देखिए ये जा है वो भी तीसरा ही वर्ण है, तो इस जा को किस में बदलें जो कि हमारा संधि विच्छेद सही हो जाए। तो जा किस वर्ग का है? च वर्ग का। तो जा को हम किस में बदल देंगे? चा में। अच प्लस अंत, अच से अंत होने वाले शब्द ही अजंत कहलाते हैं। सुवंत, सुप प्लस अंत, यानी कि इसको जो बा है ये किस में परिवर्तित होना चाहिए? बा, पा में, और पा को बा में। इस प्रकार से इसमें परिवर्तन करते हैं। तो ये हो गया हमारा सुवंत। और अगला जो हमारा उदाहरण था वो था हमारा सड़ानन। तो सड़ानन में देखिए सट, ये हमारा ये था, टा को किस में बदला? डा में। सट प्लस आनन। तो हमारी जो देखने वाली जो बात थी कि झल प्रत्याहारों के बाद में स्वर वर्ण आने चाहिए, तो देखिए सभी में स्वर वर्ण आ रहा है और स्वर वर्ण से हमें कोई यहाँ पर ताल्लुक नहीं रखा क्योंकि वो स्वर वर्ण उसी में ही बाद में जुड़ जाता है। लेकिन जो झल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो बदल जाते हैं। किस में? जस में बदल जाते हैं। तो देखिए सीधी सीधी सी भाषा आनी चाहिए कि झल प्लस अच, तो झल बदलेंगे जस में,
प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है। ये भी चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि इसको हम जब सीधी सी भाषा में जब समझते हैं, कुछ और ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आए तो हमें ये चीज़ बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए जसत्व संधि का। ये निचोड़ है इसके पहले नियम का कि प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण, ये प्रथम वर्ण है और ये तृतीय वर्ण है। संधि विच्छेद करते समय तो प्रथम वर्ण हो जाता है और संधि युक्त बनाते समय तृतीय वर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी जसत्व संधि है, इसका हमारा पहला नियम यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अगला नियम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।